अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं आपका होस्ट चौधरी इरफान ज़हीर, आपको स्पोर्ट्स ऑन में वेलकम कहता हूं एंड यू आर वाचिंग PSL स्पेशल ट्रांसमिशन। कल PSL का एक बड़ा ही ज़बरदस्त, बड़ा ही कांटेदार, बहुत ही शानदार मैच देखने को मिला। हमने देखा कि पेशावर ज़ल्मी ने पहले खेलते हुए 240 रन बनाए और 241 का टारगेट दिया। कोयटा ग्लैडिएटर जो काफ़ी इस PSL के अंदर डगमगा रही थी, काफ़ी बुरी कंडीशन थी, उनकी परफॉर्मेंस कोई शानदार नहीं थी, बट उन्होंने PSL की हिस्ट्री का सबसे बड़ा रिकॉर्ड बना दिया और 240 रन का जो हदफ था वो ऑलमोस्ट 11 बॉल्स पहले ही पूरा कर लिया। आज भी मैच खेला जाएगा, इन दोनों पे हम डिटेल में डिस्कशन करेंगे। हमारे साथ शो में मौजूद हैं ज़ाहिर बाजवा साहब और मिनाहिल शेख। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम, क्या हाल है आपका? जी अल्हम्दुलिल्लाह, आप दोनों सुनाइए? ठीक ठाक हैं? PSL का मज़ा दुबाला हो गया कल की विक्ट्री के बाद, और मेरा ख्याल है जो T20 का एक फ्लेवर हम समझते हैं कि खूबसूरत क्रिकेट, इंटरटेनिंग क्रिकेट, जिसमें जो एक इसकी डिमांड है PSL की या T20 की, वो पूरी ब्लेंड हमें नजर आई। कैसा एंजॉय किया मैच को? कल का मैच यही PSL की खूबसूरती है, हर मैच में आपको एक सरप्राइज मिलता है। क्वेटा ग्लैडिएटर्स दे हैव बीन डाउन एंड आउट ऑफ दिस टूर्नामेंट। यस, सिर्फ एक मैच जीते थे इस मैच से पहले, और कल वाले मैच में भी जो उनके कैप्टन थे वो इंजर्ड थे एंड ही कुड नॉट प्ले फॉर देम, और वो कोई 74 पहला उन्होंने PSL के जितने भी अभी तक टूर्नामेंट्स हुए उसमें उनका पहला मैच, सीजन में पहली दफा हुआ कि कोई मैच मिस किया। यस, तो विदाउट देयर कैप्टन, डाउन एंड आउट, और हैविंग टू चेज अराउंड 240 का टारगेट चेज करना, हर कोई नहीं एक्सपेक्ट कर रहा था कि वो चेज कर लेंगे। लेकिन फिर रॉय ने जो बैटिंग की, गप्टिल ने उसको सपोर्ट किया, और फिर स्पीड ने उसको अच्छा सपोर्ट किया, फिर इवन हफीज़ की इनिंग्स बड़ी इंटरेस्टिंग थी जी। तो दिस इज़ द ब्यूटी ऑफ PSL के हर मैच में आपको एक ऐसा सरप्राइज मिलता है कि जो आप एक्सपेक्ट ही नहीं करते कि ऐसा हो भी सकता है। बिल्कुल, एक ऐसा ट्विस्ट था जो कि एक्सपेक्ट नहीं किया जा रहा था। कोयटा ग्लैडिएटर्स आए, मैचेस अपने खेले, लेकिन नहीं, उनका वो कुछ लक नहीं चल रही थी, उनकी कोई भी उनका कॉम्बिनेशन नहीं काम कर रहा था। लेकिन कल हमने देखा कि वो इतना अच्छा खेले कि सबकी जो एक्सपेक्टेशंस थी उनसे उन्होंने ब्रेक कर दी, और रॉय ने तो अपना बेस्ट दे दिया। वो कह भी रहे खुद भी कि मैंने अपना द बेस्ट T20 करियर का मैं कल दे चुका हूँ। बिल्कुल ऐसे ही, और इस तरह की शानदार परफॉर्मेंस शायद हमें डेकेड्स में देखने को मिलती है। और इतना बड़ा टाइटल जैसे हमने बात की कि उन्होंने 240 रन का टारगेट पहले कभी किसी टीम ने पूरा नहीं किया। चेज्ड इट विद 10 बॉल्स टू स्पेयर। 10 बॉलें उनके पास मजीद पड़ी थी और सिर्फ 2 विकेट्स गिरी हुई थी, तो इतना उन्होंने एम्फैटिकली पेशावर ज़ल्मी का 241 रन का टोटल चेज किया। और इंटरेस्टिंग इसमें पॉइंट यार एक ये भी है कि अब वो दे आर स्टिल इन द हंट फॉर द क्वालिफाई। उसकी रीज़न ये है कि 6 इनके पॉइंट्स हो चुके हैं, और कराची किंग्स वैसे बाहर हो चुका है, हम पहले बात कर चुके हैं, उनका एक मैच रिमेनिंग है। इसी तरह अगर हम बात करें मुल्तान सुल्तान की, उनके भी 8 पॉइंट है, उनके 2 मैच रिमेनिंग है। इसी तरह अगर हम देखें पेशावर ज़ल्मी के, उनके भी 2 मैच रिमेनिंग है और उनके भी 8 पॉइंट है। और अब कोयटा वुड बी थिंकिंग कि अगर हम अपना जो लास्ट मैच है वो किसी तरह जीत जाए, और अगर वो अपना कोई मैच दोनों हार जाती है, दोनों में से कोई एक टीम, पेशावर अपने दोनों मैचेस हार जाए या मुल्तान सुल्तान अपने दोनों मैचेस हार जाए, और कल के बाद इनका रन रेट भी काफ़ी इंप्रूव हुआ है, तो दे विल बी एब्सोल्युटली इन द हंट। तो ये एक मेरा ख्याल है उनके लिए बड़ी शानदार चीज़ होगी। कोयटा की कल की विक्ट्री ने PSL को और ज़्यादा इंटरेस्टिंग बना दिया। पहले तो हमें कराची किंग्स के जाने के बाद हमें लग रहा था कि कोयटा की भी वही फेट होगी, लेकिन कल की जो अपसेट है, मैं तो इसको अपसेट ही कहूँगा, कि क्योंकि हम नहीं एक्सपेक्ट कर सकते कोयटा जैसी टीम, जितना उनका बैटिंग ऑर्डर स्ट्रगल कर रहा है, 240 रन चेज कर सकते हैं, लेकिन उन्होंने दे प्रूव्ड एवरीवन रॉन्ग और उन्होंने चेज किया। अब सिचुएशन ये है कि दोनों के 8 पॉइंट्स हैं, मुल्तान और पेशावर के, और दोनों बहुत नर्वस होंगे। और ये PSL की खूबसूरती है कि इवन आप 4th प्लेस पे भी फिनिश कर लो तो यू स्टिल हैव एन अपॉर्चुनिटी टू विन द PSL। और इस सिचुएशन में कोयटा ग्लैडिएटर्स अगर किसी तरह अभी भी प्रोबेबिलिस्टिकली बड़ा आउटसाइड चांस है कोयटा ग्लैडिएटर्स का 4th प्लेस पे फिनिश करने का, लेकिन अगर किसी तरह वो 4th प्लेस पर चले जाते हैं, प्रोवाइडेड के मुल्तान और पेशावर अपने मैचेस लूज़ करें और पॉइंट्स ड्रॉप करें, इस सिचुएशन में अगर कोयटा ग्लैडिएटर्स 4th प्लेस पे चले जाते हैं तो आई एम श्योर जो बाकी टीम्स हैं, इवन ये PSL जीतने के लिए भी बड़ा टफ टाइम देंगे बाकी टीम्स को। हाँ बिल्कुल, एब्सोल्युटली। और यही हम बात कर रहे थे कि अगर किसी तरह कराची भी एक आधा मैच जीता होता तो अब वो सब इस हंट के अंदर होने थे, एक बड़ा ज़बरदस्त कॉन्टेस्ट बनना था। अच्छा, अच्छा इंटरेस्टिंग अगर हम फैक्ट देखें, जिस तरह हमने बात की कि ऑलमोस्ट 10 बॉलों पहले उन्होंने चेस कर लिया। अगर हम टॉप ऑर्डर की प्लेयर्स की तो हम डेफिनेटली डिटेल में बात करते हैं परफॉर्मेंस के वाले से। अब देखिए साइम अयूब का जो स्ट्राइक रेट है, उन्होंने 34 बॉलों पे 74 किया, 217 का स्ट्राइक रेट है। बाबर आजम का 65 बॉल्स पे 115 है, 176 का इनका स्ट्राइक रेट है। इसी तरह पॉल की बात करें, वोमन पॉल की, उन्होंने 18 बॉलों पे 35 किया, 194 का है।
और कॉलर तो खैर बिल्कुल एंड में आए, उनका 220 है। अगर हम टॉप ऑर्डर के वजह से कोयटा का अगर जिक्र करें तो जेसन रॉय, जिन्होंने डेविस्टेटिंग किस्म की इनिंग्स खेली, अपनी शायद ज़िंदगी की बेस्ट इनिंग खेली, 63 बॉलों पे 145, ठीक है, 230 का स्ट्राइक रेट। इसी तरह मार्टिन गप्टिल 8 बॉल्स पे 21, 262। इसी तरह हमने देखा विल स्मिथ, वो थोड़ा सा स्लो खेले, 22 गेंदों पे 26 था, उनका 118 का था। और अगर हफीज़ की बात करें तो 18 बॉलों पे 41, 227। तो मेरा ख्याल है जो हम T20 में पहले दिन से बात करते चले जा रहे हैं कि स्ट्राइक रेट मैटर करता है, दो के मैप की एवरेज भी मैटर करती है। आपको याद होगा जब बाबर आजम सेंचुरी के करीब थे तो कमेंटेटर ने कहा था, ठीक है, उन्होंने यही चीज़ की कि योर स्टैट इज़ ब्रिलियंट, इट लुक्स वेरी नाइस, बट टीम इज़ मोर इम्पोर्टेंट। क्योंकि आपने देखा कि जब वो 100 के करीब आए तो 90s में आके थोड़े से स्लो हो गए। और ओबियसली एक प्लेयर का होता है कि सेंचुरी मैंने करनी है, बट उनकी बात 100% ठीक थी कि आपके इंडिविजुअल स्टैट्स तब मैटर करते हैं जब टीम जीती हो। अगर वो उधर ही चार्ज करते हैं, और उन्होंने साथ ये भी ऐड किया कि आपके डगआउट में अभी बहुत ज़्यादा पावर हिटर अभी बैठे हैं, तो आप अगर इसी तरह क्रिकेट खेलेंगे तो आप 10-15 रन जो भी और ऐड कर सकते हो वो नहीं कर पाओगे। रॉय की अगर हम इनिंग्स देखें, उन्होंने किसी भी मोमेंट पे अपना एक्सेलरेटर से फुट नहीं उठाया, बिल्कुल थ्रू आउट द इनिंग्स तेज पेस पे खेलते रहे, चाहे वो 50 के करीब थे, चाहे वो 100 के करीब थे, चाहे वो आखिरी चेस के टोटल के करीब करे गए थे। और ये एक दिलेर प्लेयर की निशानी थी। लेकिन डिस्पाइट दैट कि ये जो बाबर आजम की कल की इनिंग्स थी, ये एक थोड़ा हमें एक माइनर फ्लॉ इसको मैं कहूँगा जो नजर आया, लेकिन डिस्पाइट दैट बाबर आजम की इनिंग्स भी कल की बहुत अच्छी थी। एग्जैक्टली मैं यही पॉइंट ऐड करना चाह रही थी कि बाबर आजम के ऊपर तनकीद तो जहाँ होनी चाहिए वो ठीक है, लेकिन कल हमने उनका वो जो खोया हुआ स्पार्क था ना, वो जरूर नजर आया कि उन्होंने खेला, उन्होंने डट के खेला। स्ट्राइक रेट से खेलते हैं वो भी ये एक्सपेक्ट कर रहे होंगे कि ये बहुत सेफ टोटल है, 240 भी शायद सोच रहे थे, लेकिन आप ये इसका मकसद ये नजर आ रहा है कि अगर आपकी विकेट प्लेसमेंट है, बॉल बैट पे आ रही है, तो यू आर नॉट इन सेफ। आपकी विकेट्स नहीं गिरी तो आपने हर बॉल पे रन्स करने के लिए जाना है। बाबर आजम के बहुत अच्छा इस तरह से भी कल का एक स्टार्ट जो सामने नजर आया कि उनकी बहुत अच्छी सेंचुरीज, उन्होंने बहुत ज्यादा सेंचुरीज T20 फॉर्मेट में बना चुके हैं, बिल्कुल 8 सेंचुरीज बना चुके हैं। हाँ, वो तो उनके स्टैट्स के ऊपर कोई डाउट नहीं है। बट कमेंटेटर की हम बात करें, साइमन डूल थे कमेंटेटर, उन्होंने यही बात की कि स्टैट्स लुक्स रियली ब्रिलियंट, इट लुक्स वेरी नाइस, बट योर टीम परफॉर्मेंस लुक्स इज मोर इम्पोर्टेंट। तो ये मेरा ख्याल है कि हमने वर्ल्ड कप में भी ये बात की कि हम जैसे अब मैं हमेशा बात करता हूँ, आप बटलर को, वार्नर को, कई प्लेयर हैं पूरी दुनिया में, आप उनको टॉप रैंकिंग में नहीं देखेंगे, बट वो जब रन्स करते हैं तो टीम जीतती है। बिल्कुल। तो बाबर को, रिजवान को ये चीज़ डेवलप करनी पड़ेगी। वी ऑल एडमिट दे आर नंबर 1 प्लेयर ऑफ पाकिस्तान, बट ग्रेजुअली उनको ये चीज़ इन्हेंस करनी पड़ेगी। इन्हेंसमेंट के साथ ही जब वो इस तरह का स्ट्राइक रेट जैसे मार्टिन गप्टिल ने दिखाई इनिंग, यहाँ जिस तरह हमने कल रॉय की इनिंग्स देखी, रिली रूसो की देखी, क्योंकि एक हमें बड़ा क्लियर डिफरेंस नजर आ रहा है। कल हमने रऊफ साहब को भी लाइन पे लिया था, उनसे भी डिस्कशन में यही बात की थी कि जो एक उनकी बैटिंग, गोरों की बैटिंग के अंदर फॉरेन प्लेयर की और हमारे प्लेयर की पावर हिटिंग में एक डिफरेंस है। जिस तरह की वो पावर हिटिंग करते हैं और जितने बड़े छक्के वो लगाते हैं, हमारे कहीं ना कहीं कोचिंग का इसके अंदर लाख है कि हमारे जैसे कोच कोचिंग तो ऑब्वियसली है वो, लेकिन आप ये देखें कि अब आप अगर आप अफगानिस्तान की क्रिकेट देखें तो अफगानिस्तान को क्या कोचिंग है, लेकिन वो T20 के अंदर एक तरह का स्टाइल वेस्ट इंडीज खासतौर पे डेवलप ही उन्होंने पावर हिटिंग सबसे पहले उन्होंने की। आपके इंडिविजुअल प्लेयर के ऊपर भी होता है कि अगर जो लड़के समझते हैं कि हम T20 खेलना चाह रहे हैं और अपना फ्यूचर को समझते हैं पार्ट, देखें कुछ प्लेयर ऐसे होते हैं जो अपने आप को समझ लेते हैं, अंडरस्टैंड कर लेते हैं। जब आपको याद होगा लारा का कैरियर एंड पे था, तेंदुलकर का एंड पे था, जैसे T20 आई इंजमाम का था तो उन्होंने पार्टिसिपेट ही नहीं किया T20 क्रिकेट के अंदर। राहुल द्रविड़ था, ये उस टाइम के बहुत बड़े लेजेंड थे। जैक कैलिस की हम बात करें, थोड़ा टाइम उन्होंने खेला, बाद में उन्होंने भी अपने आप को विड्रॉ कर लिया क्योंकि उन समझते थे कि ये हम नहीं खेल पाएंगे, ये मॉडर्न डे क्रिकेट है, फास्ट क्रिकेट है, हमारी अपनी जो टेक्निक है वो ख़राब हो जाएगी। बट रिजवान और बाबर की हम इसलिए ज़्यादा बात करें, ये हमारे मेन पिलर है। अगर ये समझते हैं कि हमारी ये T20 के अंदर रिक्वायरमेंट है और हमने खेलना है तो इनको पावर हिटिंग डेवलप करनी पड़ेगी। जब टीम की ज़रूरत है एक्सेलेरेटर को, गियर को चेंज करना, अगर आपको 12-13 रन की रिक्वायरमेंट एवरेज की, आप जाएं। ये 7-8 या 9 की एवरेज तक तो खेल लेते हैं, बट जब आपको 12-13 का चाहिए होता है उसमें आके स्ट्रगल करते हैं। इसमें अगर थोड़ा इसका बैकग्राउंड में जाएं तो आपको याद होगा 2009-10 में कुछ ऐसे अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट हुए थे जिससे पाकिस्तान की क्रिकेट को बहुत हिट हुआ था, चाहे वो स्पॉट फिक्सिंग स्कैंडल था, चाहे वो श्रीलंकन क्रिकेट टीम पे अटैक था। उसके बाद से क्रिकेट पाकिस्तान से बाहर चली गई थी और एक बहुत ही डार्क फेज से गुजरा था। उस टाइम हमें जो कैप्टनसी आई, जो लीडरशिप आई, उसमें हमें मिसबाह उल हक ने उस टाइम पे उन्होंने बहुत अच्छा रोल प्ले किया कि एक टीम को स्टेबलाइज किया जो बहुत डिमोरलाइज हुई। फिर वो काफ़ी अर्सा जो
2010 से लेकर 2020 तक का पीरियड है, जो हमारे कैप्टन आए हैं पाकिस्तान क्रिकेट के, चाहे मिसबाह उल हक है, चाहे सरफराज है, चाहे अभी बाबर आजम है, इनका एक कंजर्वेटिव अप्रोच रहा है क्रिकेट की तरफ। तो जब आपकी लीडरशिप का एक कंजर्वेटिव अप्रोच हो क्रिकेट की तरफ और एज अ टीम आपका माइंडसेट हो कंजर्वेटिव अप्रोच, तो दैट कैरीज ऑन टू द रेस्ट ऑफ द प्लेयर्स एज वेल। मैं आपकी बात से हाफ एग्री करता हूँ उसमें ज़रा बात मुकम्मल करने दीजिएगा। फिर जब इस तरह का एक अप्रोच हो तो बाकी प्लेयर्स को जो आते भी हैं वो भी अपनी स्ट्रेटजी को, टेक्निक को टेपर डाउन करते हैं। और इवन जब T20 में हम इवन सरफराज के दौर में जब हम टॉप करे थे, टॉप रैंकिंग थी हमारी, तब ये हम अपनी बैटिंग पे कभी भी नहीं, बैटिंग की वजह से नहीं अच्छा परफॉर्म कर रहे थे। हम इसलिए अच्छा परफॉर्म कर रहे थे कि हमारी बॉलिंग लाइनअप इस तरह थी कि हम दूसरी टीम को, जब दुबई में ज़्यादा क्रिकेट खेली जा रही थी T20, 150-160 के स्कोर पे रिस्ट्रिक्ट कर लेते थे और इतना हम चेज़ भी कर लेते थे और इतना स्कोर अगर हमें डिफेंड भी करना पड़ता था इतना हम कर लेते थे क्योंकि हमारी बॉलिंग स्ट्रॉन्ग। कभी भी हमने हमारी बैटिंग इस तरह की ज़बरदस्त या इतनी हार्ड हिटिंग बैटिंग नहीं आई जिसने 200 के टारगेट्स कंसिस्टेंटली स्कोर किया हो। अब हमें जो मॉडर्न क्रिकेट है उसको हम जब एनालाइज करते हैं तो जो टीम्स वर्ल्ड कप जीती हैं, जो टीम्स ICC टूर्नामेंट्स में अच्छा परफॉर्म करी हैं, वही हैं जो उनका टोटल अटैकिंग क्रिकेट खेलते हैं, चाहे वो बैटिंग है चाहे वो बॉलिंग है। जिस तरह इंग्लैंड का हम एग्जांपल ले लें, ऑस्ट्रेलिया के ले लें, तो अब जो मॉडर्न 2020 का डेकेड गुजर गया, अब 2010 से 20 वाला डेकेड गुजर गया, 2020 से 30 वाला जो डेकेड है, इसमें हमें अपना माइंडसेट अप्रोच चेंज करना पड़ेगा। जिस तरह इस्लामाबाद यूनाइटेड का अप्रोच है कि वो तमाम प्लेयर्स जिस मर्जी नंबर पे आते हैं अपनी अटैकिंग गेम करते हैं, उसी तरह का हमें पाकिस्तान की क्रिकेट को, T20 को और ODI की टीम्स को मॉडल करना पड़ेगा ताकि हम इंग्लैंड के मॉडल को फॉलो करते हुए एक अटैकिंग क्रिकेट खेल सकें और ICC टूर्नामेंट्स में अच्छा परफॉर्म कर सकें। बिल्कुल ठीक है। इसमें वैसे इरफान, ये बात तो मैं भी इनकी ऐड करना चाहूँगी कि हमने हमेशा, जब से हिस्ट्री को भी हम देख लें, लेकिन एक ये बात बहुत मशहूर है पाकिस्तान के बारे में, पाकिस्तान ने हमेशा फास्ट बॉलर्स को प्रोड्यूस किया है, बैट्समैन के मामले में बहुत अनलकी रहे हैं। देखिए, इसमें दोनों सेगमेंट पे हम बात कर लेते हैं। अगर हम पहले मैं इनकी बात में ऐड करूं तो हमने 92 के वर्ल्ड कप के बाद दुनिया क्रिकेट पे राज किया, एक डेकेड पूरा। 90s का जो डेकेड था वो हमारा राज था। 20s में आके 99 के वर्ल्ड कप के बाद हम एक डिबैकल में गए, टीम थोड़ी नीचे गई, डिफरेंट कैप्टन आए, को 7-8 कैप्टन 7-8 सालों में चेंज हुए। वो बड़ी लंबी लिस्ट है। राशिद लतीफ़ आए, मोइन खान बने, वसीम अकरम थे, वक़ार यूनुस आए, यूनुस खान बने, शुएब मलिक बने, वो बहुत लंबी एक लिस्ट है। तो आपकी टीम कभी सेटल डाउन नहीं हो पाई। बट पाकिस्तान हमेशा इनोवेशन लेके आता था अपनी गेम के अंदर, दुनिया उसको फॉलो करती थी। जब हमने देखा यूनुस खान कैप्टन बने तो पाकिस्तान ने एग्रेसिव अप्रोच को फिर रखा। यूनुस के बाद फिर हमने देखा कि अफरीदी भी कैप्टन बने, फिर सलमान बट थोड़े टाइम के लिए आए, फिर स्पॉट फिक्सिंग का इंसिडेंट आ गया, फिर अफरीदी कैप्टन बने। फिर जब 2011 का वर्ल्ड कप आप हारे तो आप मिसबाह समहाउ रिटायरमेंट ले चुके थे और अपनी डोमेस्टिक भी छोड़ चुके थे। फिर आपने ऐसा देखा कि ऐसा बंदा होना चाहिए, मैनेजमेंट ने, थिंक टैंक ने देखा कि जो ऐसी अप्रोच के साथ हो, ज़रा शरीफ आदमी हो। अप्रोच उस टाइम ये थी, मैं आपको बड़ी ऑनेस्टली ये बात बता रहा हूँ, तो उसको कैप्टन होना चाहिए। स्टेबिलिटी लेके आए, हम्बल हो, इस तरह की उस टाइम अप्रोच थी। गेम प्लानिंग का नहीं था, पॉलिटिक्स का इशू भी था, पॉलिटिक्स का भी था, सारा कुछ था। असल था कि चले एटलीस्ट हम्बल हो, अच्छा हो, टीम मैन हो, लेके चले। आपने एग्रेसिव अप्रोच वाली तो चीज़ बिल्कुल साइड पे कर दी। आपका स्टेट ऑफ माइंड ही डिफरेंट हो गया कि हम किसी तरह अपना अच्छा इमेज पोर्ट्रे कर सके दुनिया को, तो आप उस तरफ चले गए। उसका फ़ायदा आपको टेस्ट में हुआ क्योंकि जो अप्रोच थी उनकी, जैसे हम बात करते हैं कि एक कंजर्वेटिव अप्रोच के साथ एक तरह और सेंस में जिसमें आप अटैकिंग क्रिकेट बिल्कुल नहीं खेलते थे। और पाकिस्तानी जो इंसिडेंट श्रीलंका का भी 2009 में हुआ, तो हमारी होम सीरीज़ जो थी तमाम UAE में हो रही थी। आपके पास सईद अजमल वर्ल्ड क्लास बॉलर थे, आपके पास फिर अब्दुर्रहमान भी थे, और फास्ट बॉलर में भी बिट्स एंड पीसेस में अच्छे बॉलर आते रहे। आप मेनली इन्हीं पे रिलाई करते हुए स्पिनिंग विकेट्स बना के आप विक्ट्रीज लेते थे। 2015 तक आप नंबर 1 आ गए। उसका नुकसान जो आपको 4 साल में हुआ, 4-5 साल, वो ये हुआ कि आप T20 और वनडे को भी उसी तरह खेलते रहे जिस तरह आपको टेस्ट खेल रहे थे। उसमें आपने 200-300 की क्रिकेट नहीं खेली, 200, 230, 240 की खेली। 90% मिसबाह का हाईएस्ट रन होते थे और टीम एक मोस्टली मैच, अगर उमर गुल का स्पेल अच्छा हो गया, सईद अजमल का हो गया, वो वर्ल्ड क्लास बॉलर थे, आप जीत गए। अदरवाइज 50-60% आप मैचेस हारते थे। जब ये मिसबाह को 2015 के बाद हटाया गया ODI की कैप्टनसी से, सरफराज को फिर लेके आए आप, तो फिर दोबारा आपका एक गियर चेंज हुआ और आपने देखा कि आपकी टीम के अंदर विक्ट्रीज आनी चाहिए, क्योंकि हमारा ब्लड के अंदर एग्रेशन था, हम इनोवेशन लेके आते थे। आपने T20 के अंदर 2 साल नंबर 1 में चैंपियन ट्रॉफी जीती, ODI के अंदर भी नंबर 4 पे, आप टेस्ट में भी 4 पे आ गए थे। आप एक आपका मोमेंटम था।
2016-17 से लेकर 2019 तक आपने एग्रेसिव क्रिकेट खेली। जब आपके पास बाबर आजम कैप्टन बने तो बाबर आजम के टाइम पे फिर मिसबाह हक कोच थे, ठीक है, वकार यूनुस जो थे वो भी बॉलिंग कोच थे। तो दोनों की अप्रोच, दोनों कोचेस की अप्रोच जो थी कंजर्वेटिव अप्रोच थी, एग्रेसिव स्टेट ऑफ माइंड बिल्कुल भी ना। जब भी कोचिंग इन्होंने की, अब वो जो इंजेक्शन लगा बाबर को, वो उसी तरह का लगा कि आपने ये अप्रोच रखनी है। और जो बाबर के अंदर हम बार बार बात कर रहे हैं कि जहाँ तमाम बॉक्सेस को टिक करता है, वो अपनी कैप्टनसी के अंदर खासतौर पर बात करें तो ग्रेशन नहीं लेके आता है इन द बैटिंग भी और इन द फील्ड भी। वो थोड़ा सा बस चीज़ों को होने देता है। टेस्ट में ये फार्मूला कई दफ़ा चल जाता है, वो चेंजेस करने से बहुत डरते हैं। तो दिलेर कैप्टन, जिस तरह हम हमेशा शादाब की या शाहीन की अब बात कर रहे हैं, शादाब ज़्यादा कर रहे हैं, एक दिलेरी दिखाता है। वो 200 हो गया कोई मसला नहीं, आपने अटैक करना तब भी कोई मसला नहीं। तो ये अप्रोच जब कैप्टन लाता है पूरी टीम खड़ी होती है। आपको हार जीत कोई मसला नहीं होता। आप 10 मैचेस खेल रहे हैं, शुरू में हो सकता है आप 5 हारें, बट जब आप एक ट्रैक पे लग जाएंगे तो 3-4 कमबैक करने की लगन होनी चाहिए। 3-4 मंथ के बाद आपका एक टीम का फ्लो बनेगा। मैं उसकी प्राइम एग्जांपल इसके साथ रिलेट करता हूँ इंग्लैंड की। इंग्लैंड की टीम 2015 के वर्ल्ड कप के अंदर क्वार्टर फाइनल में भी क्वालिफाई नहीं कर सकी, ठीक है, आपको बांग्लादेश से हारे और वो टीम बाहर होगी। उस टाइम इंग्लैंड ने डिसाइड किया कि अब जो क्रिकेट हमने खेलनी है वो इस तरह की नहीं खेलनी। अब दुनिया क्रिकेट चेंज हो चुकी है। हाल दो कि वो फॉर्मेट ऑस्ट्रेलिया सिर्फ खेल रहा था, इंडिया साउथ अफ्रीका उसको समहाउ थोड़ा थोड़ा बिट्स एंड पीसेस में फॉलो कर रहा था। बट इंग्लैंड की हम प्राइम एग्जांपल इसलिए देते हैं, इंग्लैंड ने वो क्रिकेट खेलनी शुरू की। 2017 के एंड तक आपने देखा कि इंग्लैंड का ब्रांड ऑफ क्रिकेट चेंज हो चुका है। 2016 के वर्ल्ड कप के फाइनल में ब्रैथवेट ने 4 छक्के लगा दिए और थोड़ा अनफॉर्चुनेट रहा, इंग्लैंड फाइनल नहीं जीत पाया। 2000 से हमने देखा 19 का वर्ल्ड कप आया, उन्होंने फाइनल जीता, अब ये वर्ल्ड कप जीत लिया। तो आप एक जब ट्रैक पे लगते हो, बोर्ड और कैप्टन और फिर पूरी टीम उसको फॉलो करती है। अनफॉर्चुनेटली हमारी पॉलिटिक्स के अंदर ऐसे डिसीजन लिए गए, ऐसे दारों के अंदर ऐसे लोग आए जो शायद इस तरह चाहते थे कि ऐसा मीडियोकर बंदे रखे जाएं ऑन जॉब जो डिसीजन मेकिंग के अंदर ज़्यादा हमें चैलेंज ना करें। जब उन्होंने चैलेंज नहीं किया, क्वेश्चन नहीं किया, गो विद द फ्लो वाले स्टेट ऑफ माइंड के साथ चलती रही, उन्होंने कहा चल रहा है निज़ाम ठीक है। आपको एवरेज परफॉर्मेंसेस के साथ आप जब अच्छा स्टैट्स क्या बताए जाते हैं कि आप पाकिस्तान ने 60% एवरेज मैचेस जीते हैं ODI और T20 के अंदर। पाकिस्तान के अंदर ये मंजर नहीं बेचा जा सकता। उसकी रीज़न ये है कि पाकिस्तान के अंदर और इवन इंडिया की मैं बात करूंगा या आप श्रीलंका का भी कह सकते हो, इन नेशंस को साउथ एशिया की बेल्ट को विक्ट्रीज चाहिए, टाइटल चाहिए होता है। आप 30 साल के बाद भी वर्ल्ड कप को नहीं भूल पाए। 92 का वर्ल्ड कप को आज भी हर जगह पे क्यों याद रखा जाता है कि हमारे लिए फाइनल जीतना, टूर्नामेंट जीतना, टाइटल जीतना मैटर करता है। आप 99 का वर्ल्ड कप हारे, आपके आधे पाकिस्तान ने क्रिकेट देखनी छोड़ दी। हम तो ग्राउंड रियलिटीज जानते हैं। 2007 का आपने T20 फाइनल इंडिया से हारे, आपकी दुनिया ने क्रिकेट पूरी देखनी 80% ने छोड़ दी। फिर आपने 2009 का वर्ल्ड कप जीता, दुनिया में थोड़ा सा दोबारा इंटरेस्ट आया। 2017 की चैंपियन ट्रॉफी जीती, फिर लोगों का इंटरेस्ट आया। तो ये कहना कि आप विक्ट्रीज नहीं मिलेंगी, आपकी हर स्पोर्ट्स उधर ख़त्म होती है जब उसके अंदर विक्ट्रीज नहीं आती। हॉकी क्यों ख़त्म हुई? बाकी मसाइल तो पैसों के तो बाद में आएंगे ना। जब आपकी विक्ट्रीज आना शुरू हुई, आपकी स्पोर्ट्स ने हीरो प्रोड्यूस नहीं किए, तो आपकी विक्ट्रीज खत्म होना शुरू हो बहुत मायूस हो जाती है। मैं ऐड ऑन करूंगा, इसमें भी 2 अप्रोचेस हमने देखने को मिले हैं। अगर पाकिस्तान की टीम मैनेजमेंट को देखें या सिलेक्टर्स को देखें, एक अप्रोच हमेशा से ये रहा है कि जो प्लेयर अच्छा परफॉर्म कर रहा है उसको कैप्टन बना दिया जाए। हाँ। उसके भी कुछ लॉजिक रही है। लॉजिक रही है कि बाज़ औक़ात हमने ऐसे कैप्टन सेलेक्ट किए हैं जो अपनी उनकी टीम में जगह होना भी क्वेश्चनेबल रहा है। ऐसे ही है। तो इस लिहाज से बाबर की सिलेक्शन में एक बेस कवर होती थी कि वो एज अ प्लेयर, एज अ बैट्समैन हमेशा कंसिस्टेंटली एक डिसेंट अबव एवरेज और अच्छा परफॉर्म करते हैं और उनकी रैंकिंग्स भी बहुत अच्छी रही है। लेकिन इसमें हमें ये सोचना चाहिए कि आया हमने प्लेयर्स के हिसाब से अपनी टीम सिलेक्शन करनी है और या हमारा एक ज़हन में पहले मॉडल होना चाहिए, अप्रोच होना चाहिए, माइंडसेट होना चाहिए, उस हिसाब से हमने प्लेयर सिलेक्ट करने हैं। हमें मेरे ख्याल में जो अब मॉडर्न डे क्रिकेट में आपने पहले से एक आपका एक अप्रोच होना चाहिए, माइंडसेट होना चाहिए, टैक्टिक्स होनी चाहिए, स्ट्रैटेजी होनी चाहिए, जो आपने पहले सोचा हो, यू हैव थॉट थ्रू इट, और उस हिसाब से आपने डोमेस्टिक से लड़के उठाएं। ना कि आप ये देखें कि हमारे पास ये प्लेयर्स हैं कि बाबर है, हमारे पास रिजवान है, शाद मसूद है, इफ्तिखार है, हमने इस हिसाब से अपनी टीम भी पिक करनी है और इस हिसाब से हमारी स्ट्रैटेजी भी होनी चाहिए। दैट गोज फॉर बॉलर्स एज वेल। हमें ये भी सोचना चाहिए T20 की जो मॉडर्न डे डिमांड है, हमें उस हिसाब से बॉलर्स पिक करने हैं। और मेरे ख्याल में बॉलिंग डिपार्टमेंट में हम अभी भी काफ़ी टीमों से, जो इंटरनेशनल लेवल की टीमों है, हमारी बॉलिंग बहुत अच्छी है। हमें बैटिंग का जो माइंडसेट है उसको अप्रोच में हमें उस तरह के बैट्समैन पिक करने चाहिए जो अटैकिंग क्रिकेट खेलें और
बैटिंग लाइनअप में हम डेप्थ लेके आए, चाहे उसके लिए हमें ऑल राउंडर्स टीम में इंडक्ट करने पड़े, तो ये चीज़ें मेरे ख्याल में रिक्वायर्ड है। वैसे भी वर्ल्ड कप ईयर है, बेशक अभी PSL हो रहा है और ये 20 ओवर का टूर्नामेंट है, लेकिन 50 ओवर के लिए भी वही माइंडसेट, जब तक हम अटैकिंग माइंडसेट नहीं अडॉप्ट करेंगे, हमारे लिए मेरे ख्याल में इसमें परफॉर्म करना मुश्किल बिल्कुल होगा। इजहार ठीक कह रहे हैं कि जो प्लेयर अच्छा खेल रहा होता है ज़रूरी नहीं है कि वो एक अच्छा लीडर बन सके, लीड फ्रॉम द फ्रंट नहीं कर सकता। और हमने ये बार बार बाबर के बारे में बात की कि बाबर कहीं खो गए हैं, जब से उन्हें कप्तानी दी गई है वो परफॉर्म नहीं कर सक रहे, उनके ऊपर वो बहुत एक बोझ है, उसको उतारा जाए और देखा जाए कौन सा, जैसे शादाब की बात है, शाहीन शाह अफरीदी की बात है, लेकिन उनका थोड़ा फिटनेस के ऊपर ही बात है, तो किसी ऐसे लड़के को आगे लेके जिनका एक एग्रेसिव उसका पॉइंट ऑफ व्यू हो और वो उस तरह के चेंजेस लाए टीम में। इसमें ना देखें, अगर हम अपने साउथ एशिया को ही हम ओबियसली प्रेसिडेंट बनाते हैं, हमने देखा कि इंडिया की सक्सेस कोई ऐसा थी नहीं। तेंदुलकर उनका वर्ल्ड क्लास बैट्समैन था, सबसे बड़ा शायद हिस्ट्री का वन ऑफ द बेस्ट बैटर था। जब उनको कैप्टनसी दी गई तो उनकी अपनी परफॉर्मेंस तो फिर भी ठीक थी, बट टीम की काफ़ी डिक्लाइन की लिए गई। बट वो बड़े प्लेयर थे, बड़े नाम थे, वो बड़े डिसीजन लेते थे। उन्होंने खुद कैप्टनसी छोड़ दी। उन्होंने कहा कि मेरी परफॉर्मेंस या मुझे कैप्टनसी नहीं चाहिए, टीम का जीतना ज़रूरी है। गंगुली को कैप्टनसी दी गई। अभी भी कहा जाता है कि धोनी के बाद अगर इंडियन हिस्ट्री में सबसे कोई सक्सेसफुल कैप्टन रहा तो वो गंगुली रहा। उसने बेसिकली उनकी जो अप्रोच थी गेम की उसको चेंज किया। हमने ये देखा कि अगर जो इजहार ने बात की है, आपको बेसिकली अंडर 19 अंडर 16 से एक आई रखनी चाहिए। आप लड़के को जब आइडेंटिफाई करते हो कि ये हमारा टैलेंट है और ये फ्यूचर कैप्टन है, आप उसको लेके चलते हो। जैसे सरफराज की बात करते हैं हम, सरफराज एक ऐसा प्लेयर था जो अंडर 16 अंडर 19 पाकिस्तान ए उस टाइम से कैप्टनसी कर रहा था। इसी सलमान बट भी था, इसी तरह उसने भी हर फोरम के ऊपर कैप्टनसी करता चला आया। तो हमें डिफरेंस नजर आया, एक ऑल टुगेदर डिफरेंस नजर आया इनकी कप्तानी में और बाकी कप्तानों की कैप्टनसी में। बात भी गेम अवेयरनेस को भी नहीं देखा जाता है, किस प्लेयर की ज्यादा अच्छी है। ऑब्वियसली कप्तानी का सबसे बड़ा जो इंग्रेडिएंट है वो है ही गेम अवेयरनेस, कि वो बाकियों से सबसे ज़्यादा क्लेवर हो, सबसे बेहतर समझता हो, अंडरस्टैंडिंग अच्छी हो। गेम अवेयरनेस ऑल टुगेदर नाम ही इसी चीज़ का है। बाकी ओवरऑल पूरी दुनिया में देखें जो अच्छे कैप्टन्स रहे हैं टीमों के, और दे वर नॉट नेसेसरीली द बेस्ट प्लेयर इन द टीम। आप स्टेफन फ्लेमिंग देख लें, न्यूजीलैंड के बहुत अच्छे रहे हैं। हेंसी क्रोनिये देख लें, साउथ अफ्रीका के बड़े। चलें इस पे डिटेल में अभी बात करते हैं। अभी जो कल मैच हुआ इस पे भी थोड़ा सा हम हट गए, उस पर वापस आएंगे। फिर जो आज मैच खेला जाएगा उस पर भी डिस्कशन करते हैं। डोंट गो एनीवेयर, स्टे विद अस। वेलकम बैक इन स्पोर्ट्स ऑन, और आप देख रहे हैं PSL लेट स्पेशल ट्रांसमिशन। कल अमेजॉन वर्सेस सुपर वुमेन का भी मैच देखा गया, बड़ा ज़बरदस्त मुकाबला हुआ। आज रेस्ट डे है और कल दोबारा सेकंड मैच खेला जाएगा रावलपिंडी में 2 बजे। उसके हवाले से भी देखते हैं कि कल कौन सी टीम अच्छा परफॉर्म करती है। और अच्छी चीज़ ये है कि 10 फॉरेन प्लेयर भी इसमें पार्टिसिपेट कर रही हैं, और ये एक मोमेंटम है बेसिकली जो आगे वुमेन PSL होगा उसके लिहाज से। थोड़ा सा मज़ीद बात कर लेते हैं, मेरा ख्याल है उस पर अगर हम मज़ीद डिस्कशन से पहले मनाहिल आप अगर हमें टॉप बैटर और बॉलर बताएं तो फिर उसके बाद डिस्कशन करते हैं। इरफान कल तो प्लेयर ऑफ द मैच निदर डार थी, और निदर डार ने क्या बॉलिंग कराई। उन्होंने ओवर्स कराए, उसमें उन्होंने खाली 25 रन कंसीड किए और वो 3 विकेट्स भी ली, जबकि सुपर वुमेन ने आके 138 बनाए, लेकिन उसमें आप देखें कि खाली वो 2 विकेट्स लूज किए उन्होंने। तो यहाँ पे सारा उनका क्या कि अमेजोन जब आई उनकी विकेट्स गिरती गई, ठीक है, किसी का भी कोई अच्छा रन रेट नहीं था, बट जो एक इम्पैक्ट जो डाला सुपर वुमेन ने आके वो उनकी बैटिंग लाइनअप थी कि वो वहाँ पे डटे रहे, उन्होंने बहुत अच्छा खेला। और वही दूसरी बात है कि स्ट्राइक रेट के ऊपर थोड़ा सा है तनकीद का निशाना ही बने कि उस तरह नहीं खेला आके वुमेन ने जिस तरह मेन खेलते हैं, लेकिन वो तो बड़ी शानदार परफॉर्मेंस थी जिन्होंने वर्ल्ड कप के अंदर हमने देखा सेंचुरी भी बनाई। और ये अगेन लड़कियों के लिए बड़ी खुशाइन साइन है कि वो आके अगर इस तरह की परफॉर्मेंस शोकेस करती हैं, और इंटरनेशनल प्लेयर के साथ जब आप ड्रेसिंग रूम शेयर करते हो, उनके साथ उनकी ड्रिल्स को देखते हो, जो क्लियर एक हमें डिफरेंस नज़र आ रहा है, वो एक पार का नज़र आ रहा है कि उनकी प्लेयर हेल्थ वाइज और फिजिकली काफ़ी स्ट्रॉन्ग नज़र आती हैं, जो कि हमारी लड़कियों में नज़र नहीं आती। उनकी शॉट्स के अंदर, उनकी फील्डिंग के अंदर, उनकी कैचिंग स्टाइल के अंदर देखें तो देयर इज़ अ डिफरेंस बिटवीन बोथ साइड। तो ये मेरा ख्याल है कि जब ये लड़कियां उनके साथ टाइम स्पेंड करेंगी, उनकी ड्रिल्स को देखेंगी, उनके वर्क एथिक्स को देखेंगी, तो ऑब्वियसली जिस तरह हम PSL के अंदर मर्दों के लिए बात करते हैं, औरतों के लिए भी जब ये सारी चीज़ें अडॉप्ट की जाएंगी और आगे फ्यूचर में बात की जा रही है कि इनके लिए भी सेम वही आल दो के फैसिलिटीज़ तो सेम कर दी गई हैं, बट अब फाइनेंशियली भी बात की जा रही है, इनको उसी तरह रिम्यूनरेट किया जाए जिस तरह मर्दों को किया जाता है। तो ये मेरा ख्याल है जो इक्वालिटी की बात की जाती है, और कल वुमेन डे भी था, उस लिहाज से एक बड़ा अच्छा साइन है। कल लॉरा ने बहुत अच्छा खेला, एंड दिस इज अ वेरी गुड साइन फॉर द क्रिकेट ऑफ इन पाकिस्तान। दिस इज अ वेरी गुड इनिशिएटिव बाय PCB
दिस इज़ गुड फॉर क्रिकेट, दिस इज़ गुड फॉर स्पोर्ट्स एंड दिस इज़ गुड फॉर वेमेन एज वेल ऑफ पाकिस्तान। और ये इससे मेरे ख्याल में कल्चरल चेंज भी आएगी, सोशल एक्सेप्टेंस भी आएगी वेमेन क्रिकेट के हवाले से। और हमारी जो लड़कियां जो ख्वाहिश रखती हैं पाकिस्तान के लिए क्रिकेट में परफॉर्म करने का, अच्छी नुमाइंदगी करने का, उनके लिए कि बड़ा अच्छी अपॉर्चुनिटी है कि वो अपने जोहर दिखा सकें और बड़ी इंस्पायर होंगी वो इस इजहार। जैसे आप इंस्पायरिंग की बात करें ना, क्या पता कि जब वुमेन को हम क्रिकेट में देखें तो उसका जो ट्रिकल डाउन इफेक्ट है वो बाकी गेम्स में, जैसे अभी इरफान कह रहे थे कि हॉकी खत्म होगी, बाकी चीज़ें खत्म होगी, तो क्या पता वो भी एकदम से फिर से उजागर हो जाए। हाँ, वो भी हो जाए। और प्लस मेरा मानना ये है कि हम जब बड़े हो रहे थे तो हमने देखा था कि हर स्कूल और कॉलेज के अंदर स्पोर्ट्स होती थी और एक स्पेशल कोटा होता था स्पोर्ट्स के लिहाज से। बट अब अनफॉर्चुनेटली हम देख रहे हैं कि तमाम जो स्कूल खास तौर पे बात करें वो एक घरों के अंदर, कोठियों के अंदर आ गए हैं, जिससे स्पोर्ट्स तो होती नहीं है। साल के अंदर एक छोटा सा इवेंट होता है 2 दिन का, स्पोर्ट्स डे के नाम का, सो कॉल्ड इसे कहना चाहिए। उसमें बच्चे ने क्या सीखना है, क्या खेलना है, बच्चों की हेल्थ के लिए बहुत ज़रूरी है। और एक बड़ी जापानीज़ खूबसूरत फ्रेज़ है, उसका उर्दू ट्रांसलेशन ये है कि जिन कौमों के खेल आबाद होते हैं उनके अस्पताल वीरान होते हैं, और जिनके खेल आबाद नहीं होते उनके अस्पताल आबाद होते हैं। तो ये मेरा ख्याल है कि एक अच्छी हेल्थ के लिए, बच्चों की ग्रूमिंग के लिए, हेल्थी माइंड के लिए, इवन फिजिकली हम बात कर ही रहे हैं, ये बहुत नेसेसिटी है। और ये मेरा ख्याल है स्कूल ग्रास रूट लेवल से आपको स्टार्ट करना पड़ेगा। ये आपको ऐसी सोच लानी पड़ेगी कि बच्चे और बच्चियाँ जो छोटी एज के अंदर हैं कि रादर दैन वो मोबाइल और इन लैपटॉप आईपैड के अंदर चले जाएं, उसकी बजाय उनको इन चीज़ों का इंडल्ज करें क्योंकि जब हम अपनी विमेन टीम देखी भी जाए तो उसमें हम देखेंगे कि बहुत गिने चुने 3-4 जो अच्छे कॉलेजेस हैं, लाहौर हो गया, कराची हो गया, वहाँ से आपकी टोटल टीम तश्कील दे दी गई है। गली में, मोहल्लों में, गाँव में, डिफरेंट शहरों में नहीं विमेन क्रिकेट को किया जाता। जिस तरह पाकिस्तान के बारे में नॉर्मली बात की जाती है कि ख़वातीन को उनके हकूक़ यहाँ नहीं दिए जाते, तो इस हवाले से एक इंटरनेशनल ऐसा है नहीं, हमें पता है कि हम तो अपनी ख़वातीन की बहुत इज़्ज़त भी करते हैं और एक सॉफ्ट इमेज पोर्ट्रे करने में ये मैचेस बहुत कलीदी किरदार अदा करेंगे कि हम भी अपनी ख़वातीन को उसी तरह वही मौक़े स्पोर्ट्स के एरेना में परफॉर्म करते हैं जो हम अपने मेन क्रिकेटर्स को परफॉर्म करते हैं। जी नाहिद, जरा बेस्ट बैटर और बेस्ट बॉलर्स के हवाले से स्टैट्स शेयर कीजिए। जी इरफान, चल के देख लेते हैं कि अब तक पीएसएल सीजन 8 ने जो बेस्ट बैट्समैन का एजाज हासिल हुआ है वो किन किन को हुआ है। तो यहाँ पे हम आपको स्क्रीन पे भी दिखाते चलते हैं कि कौन से हैं हमारे बेस्ट बैट्समैन। तो सबसे पहले हम देख रहे हैं कि मोहम्मद रिजवान आ रहे हैं मुल्तान सुल्तान्स के। अभी तक उनको नहीं कोई बीट कर सका। 8 इनिंग्स वो खेल चुके हैं, 421 रन उन्होंने बनाए और 110 था उनका हाईएस्ट। स्ट्राइक रेट उनका है 141 का। सेकंड पर आ रहे हैं इमाद वसीम, लेकिन ये बहुत इमाद के लिए टची सब्जेक्ट होगा क्योंकि 9 इनिंग्स खेलने के बाद 359 रन बनाने के बाद हाईएस्ट 92 करने के बाद, और क्या खूबसूरत उनका आप देखने के इन पांचों में सबसे बेस्ट स्ट्राइक रेट था 174 का। बट अनफॉर्चुनेटली कराची किंग्स इज आउट ऑफ द गेम। थर्ड पर हम देख रहे हैं बाबर आजम, उन्होंने 8 इनिंग्स वो खेल चुके हैं, 343 रन्स बनाए, 115 का उनका हाईएस्ट टोटल है जो कि है कल का। और उसके बाद उनका स्ट्राइक रेट हम देख रहे हैं 140, वो भी थोड़ा बेहतर हुआ है। फोर्थ पर हमने जो एक नया देखा है, आजम खान के हमने जौहर देखे हैं। 8 इनिंग्स उन्होंने खेली, 280 रन उन्होंने बनाए, हाईएस्ट उनका 97 था और उनका भी अच्छा स्ट्राइक रेट गया है, वो है 162 का। फिफ्थ पे हम देख रहे हैं मार्टिन गप्टिल, देख रहे हैं क्या वो खेल रहे हैं आजकल। 8 इनिंग्स खेल चुके हैं 273 रन के साथ, हाईएस्ट हैं उनके 117 और उनका स्ट्राइक रेट है 142 का। जी इरफान, तब यहाँ पे इंटरेस्टिंग चीज है कि बिल्कुल अब हम काफी देख रहे हैं यहाँ पे सारी रिप्रेजेंटेशन। 5 टीमें जो हैं, 5 टीमों से टॉप 5 प्लेयर्स आ रहे हैं, तो हर टीम की नुमाइंदगी हो रही है इसमें। और सबसे अच्छी चीज है कि 3 तो कैप्टन है। हमें अपनी टीम को ये भी कहना चाहिए कि हमें वो स्टैटिस्टिक दें कि स्ट्राइक रेट किसका सबसे ज्यादा अभी तक। अगर मिनिमम रन्स का हम एक बेंचमार्क रख दें, चाहे वो 200 का चाहे 100 का, और उसके बाद देखें किन टॉप बैटर्स स्ट्राइक रेट्स के हवाले से देखें, शायद उससे हम बेहतर एनालाइज कर सकेंगे कौन अपनी टीम के लिए ज़्यादा। काफ़ी डिबेटेबल चीज़ है, जैसे मैंने शायद कुछ दिन पहले भी बात की थी कि आईसीसी का भी क्राइटेरिया जो है वो अभी तक एवरेज के ऊपर है, वो मैच विनिंग परफॉर्मेंस या स्ट्राइक रेट के ऊपर नहीं है। और इस पर बड़ी डिबेट चल रही है विद इन द आईसीसी और इंटरनेशनल फोरम के ऊपर भी कि क्या आपका एवरेज को मैटर करना चाहिए या किसी के अच्छे स्ट्राइक रेट के साथ टीम जीत रही है उसको मैटर करना चाहिए। आल्दो कि ये आईसीसी अवार्ड्स के अंदर तो कंसिडरेशन में ले आते हैं उस चीज़ को, बट जो रैंकिंग दी जाती है हर मंथ उसके अंदर इस चीज़ को कंसीडर नहीं किया जाता। तो मेरा ख्याल है फ्यूचर में इस डिबेट के ऊपर भी कोई ज़रूर बहुत जल्द हम देखेंगे कि कंक्लूजन निकल आएगा। थोड़ा सा बॉलर्स के वाले से भी बताइए। जी इरफान, अब बॉलर्स की तरफ चलते हैं, देखते हैं कि पीएसएल सीजन 8 में इस वक्त जो टॉप 5 हमारे पास बॉलर्स हैं वो कौन है। सबसे पहले अभी तक एहसान उल्लाह है हमारे पास अनबीटेबल,
8 इनिंग्स खेलने के बाद 199 रन उन्होंने कंसीड किए और 18 विकेटें लीं। 6.28 की उनकी इकॉनमी है। सेकंड नंबर पर हम देख रहे हैं शाहीन शाह अफरीदी को, 8 इनिंग्स वो भी खेल चुके हैं, 245 रन उन्होंने कंसीड किए और 14 विकेट्स लीं 8.16 की इकॉनमी के साथ। थर्ड पर हम फिर से देख रहे हैं मुल्तान सुल्तान्स के अब्बास अफरीदी, जो कि 243 उन्होंने रन्स कंसीड किए, 13 विकेटें लीं और 9.78 की उनकी इकॉनमी रही। फोर्थ पर हम देख रहे हैं राशिद खान, 6 इनिंग्स खेलने के बाद 144 रन उन्होंने कंसीड किए, 11 विकेटें लीं और उनकी भी इकॉनमी 6.26 की है। फिफ्थ पे हम देख रहे हैं उसामा मीर को, 8 इनिंग्स वो भी खेल चुके हैं और रन उन्होंने कंसीड किए 241, 11 विकेट्स ली उन्होंने और इकॉनमी है उनकी 7.53 की। अच्छा, यहाँ पे इंटरेस्टिंग है कि हम यहाँ पे खाली दो टीमों में हम देख रहे हैं। प्लेयर हमारे पास मुल्तान सुल्तान के हैं, दो लाहौर कलंदर्स। बेशक 3 प्लेयर्स मुल्तान सुल्तान के हैं, लेकिन जितना अच्छा स्टार्ट मुल्तान सुल्तान ने शुरू में किया था, शुरू में अब वो असल में अपनी होम ग्राउंड में वो जरा जोहर दिखा रहे थे, जैसे ही वो होम ग्राउंड से बाहर आए तो शायद उनके वो मोमेंटम ब्रेक हो गया, नहीं कर सके, उसको मेंटेन नहीं कर सके। हालांकि मेरा ख्याल है कि लास्ट मैच में थोड़े से अनलकी भी रहे, काफ़ी अच्छा किया, आखिर में जाके आखिरी 1-2 में फ़हीम उनसे जिसे कहना चाहिए जॉ से विक्ट्री को लेके आगे। वो बहुत ही आउटस्टैंडिंग इनिंग्स भी फ़हीम ने खेली और फ़हीम भी हमने जैसे कल बात की थी, फ़हीम एक ऐसा प्लेयर है, ऑलराउंडर है जो पाकिस्तानी टीम में डिज़र्व करता है और फिर दोबारा वो बता रहा है क्योंकि उनको रिप्लेस किया था वसीम जूनियर से। अब वसीम जूनियर का पीएसएल में भी जगह ऐसा हम देखने नहीं बन पा रही और फ़हीम जिस तरह की परफॉर्मेंस दे रहा है, डेफिनेटली ही विल बी पार्ट ऑफ द टीम वेरी सून। अभी एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, ब्रेक से वापस आके हम कोई बात करेंगे अफगानिस्तान के वाले से भी, उसकी भी सीरीज़ की अनाउंसमेंट हो चुकी है, कौन कौन से प्लेयर हो सकते हैं और जो आज मैच खेला जाएगा उस हवाले से भी डिस्कशन करते हैं। नाज़रीन कहीं मत जाइएगा, हमारे साथ रहिए, विल बी राइट बैक आफ्टर अ शॉर्ट कमर्शियल ब्रेक। वंस अगेन वेलकम बैक इन स्पोर्ट्स ऑन और आप देख रहे हैं PSL 8 स्पेशल ट्रांसमिशन। आज मैच खेला जाएगा जी, इस्लामाबाद यूनाइटेड वर्सेस लाहौर कलंदर, 7 बजे आगाज़ होगा, उस पर भी डिस्कशन करते हैं। बट उससे पहले मनाहिल ज़रा हमें स्टैट्स बताइए, टीम की स्टैंडिंग क्या है, उसके बाद जी इरफान, सबसे पहले हम देख लेते हैं कि इस मुकाबला एक्चुअली किन टीम्स के अंदर है। तो सबसे पहले जो टॉप पे हैं वो हैं लाहौर कलंदर्स, 8 मैचेस वो खेल चुके हैं और 6 उनमें से जीते हैं, सिर्फ 2 वो हारे हैं। उनके सबसे ज़्यादा पॉइंट्स हैं इस वक्त, पॉइंट्स भी और उनकी जो है नेट आर जो है वो भी सबसे ज़्यादा है उनकी। उसके बाद सेकंड नंबर पर हम देख रहे हैं इस्लामाबाद यूनाइटेड को, 8 मैचेस वो भी खेल चुके हैं जो कि 6 वो जीते, 2 हारे, 12 पॉइंट्स के साथ वो हैं दूसरे नंबर पर। थर्ड पर हम देख रहे हैं मुल्तान सुल्तान, जो कि किसी ज़माने में टॉप पे थी बट अब वो थर्ड पर आ चुकी है, 8 मैचेस वो भी खेल चुके हैं, 4 जीते 4 हारे, 8 पॉइंट्स के साथ वो है नंबर 3 पे। फोर्थ पर हम देख रहे हैं पेशावर ज़ल्मी को, 8 मैचेस वो खेल चुके हैं, 4 जीते 4 हारे और 8 पॉइंट्स उनके भी हैं। फिफ्थ पर हम देख रहे हैं कोयटा ग्लैडिएटर्स, 9 मैचेस वो खेल चुके हैं, 3 जीते 6 हारे, वो हैं 6 पॉइंट्स पर। और अनफॉर्चुनेटली लाइक लास्ट ईयर अब हम एक दफ़ा फिर से देख रहे हैं कराची किंग्स हैं लास्ट पर, 9 मैचेस वो खेल चुके हैं, 2 जीत चुके हैं, 7 हारे हैं, उनके पॉइंट्स हैं 4। चलें एटलीस्ट इस दफा इरफान हम ये कह सकते हैं कराची किंग्स ने 2 मैचेस तो जीते हैं, लास्ट टाइम तो सिर्फ 1 मैच जीता हुआ था। फैसला कुन मराहिल में दाखिल हो गया, अब एक मैच क्रूशल है। टेबल देखिए कितना प्यारा लग रहा है, ऊपर वाली दोनों टीमें इक्वल चल रही हैं, फिर तीसरे और चौथे नंबर वाली इक्वल चल रही है, तो बड़ा खूबसूरत इन्होंने बैलेंस रखा हुआ है। आखिर में थोड़ा सा वो अगर थोड़ा सा कराची कोयटा का साथ देती तो बड़ी इक्वालिटी कपल बना रही थी बेसिकली तो। और अब एक मैच क्रूशल हो गया। अब हर मैच, अब जिस आज वाला मैच है लाहौर कलंदर और इस्लामाबाद यूनाइटेड का, मेरे ख्याल में आज का मैच डिसाइड करेगा कि कौन PSL का टेबल टॉप करेगा जी। अब मुल्तान सुल्तान और पेशावर ज़ालमी में कंपटीशन है 3rd और 4th का। कोयटा हैज़ एन आउटसाइड चांस, अगर तो मुल्तान सुल्तान और पेशावर ज़ालमी तो पॉइंट्स ड्रॉप करते हैं तो कोयटा के पास चांस है कि 4th पोजीशन पे आ सकता है। अदरवाइज काफी हद तक टेबल ये सेटल हो गया हुआ है। और पोजीशन सेट हो गई हुई है कराची 6 उसमें भी फिर अगेन जब कोयटा अपना मैच जीते और इन दोनों में से कोई टीम अपना मैच हारे तो फिर भी रन रेट पे बात आएगी। और मेरा ख्याल है कल जब कोयटा कल चेस कर रहा था और इतना बड़ा ह्यूज टोटल को चेस करते हुए जो रॉय ने इंटेंट शो की, वो बैक ऑफ द माइंड यही था कि हमारे पास एक आउटसाइड चांस है, एनीथिंग कैन बी पॉसिबल इन क्रिकेट। और अगर हम किसी तरह हम 8 पॉइंट पे आते हैं और दूसरी टीम भी 8 पॉइंट पे होती है
तो एटलीस्ट हम रन रेट की वजह से बाहर ना हो, तो उन्होंने इसी वजह से रन रेट बेहतर किया। 10 बॉल पहले वो जल्दी एग्जैक्टली उन्होंने जल्दी भी इसलिए खत्म किया और उन्होंने थोड़ी फियरलेस क्रिकेट खेली। यस, Probably they have nothing to lose basically, went with the mindset of nothing to lose। Yes, उन्होंने अपनी पाकिस्तान वाली अप्रोच ही जब ये लगता है कि अब तो ये सब मैं कुछ खत्म बोलना ही हो नहीं गया। चाह रही थी कि बिल्कुल नहीं बोले, इसमें क्यों नहीं बोलते आप? वर्ल्ड कप हमें याद पाकिस्तानी होगा जब हम इंडिया से हारे और हमने देखा हम जिम्बाब्वे से हारे, और जब हमें लगा फेंटी पड़ गई और वी हैव नथिंग टू लूज, तो फिर इन्होंने अपना aggression जो इरफान आप बार-बार बात करते होते हैं कि कुछ ऐसे प्लेयर्स होते हैं कि व्हेनेवर दे परफॉर्म वो अपनी टीम को ज़रूर जिताते हैं। और रॉय एक ऐसा प्लेयर है इंग्लैंड के लिए भी, जब भी वो इतने ख़तरनाक प्लेयर हैं, जब भी उन्होंने परफॉर्म किया है इंग्लैंड को उन्होंने जिताया, चाहे वर्ल्ड कप है चाहे T20 का वर्ल्ड कप है। तो कल रॉय के लिए एक ऐसा दिन था जिसमें उन्होंने दूसरी टीम को मौका ही नहीं दिया। अभी तो हम हेल्स की भी बात करते हैं कि हेल्स एक ऐसा बैट्समैन है, अभी मनरो के तो हमने ग्लिम्पसेस देख लिए हैं, वो जिस तरह के डेविस्टेटिंग किस्म के बैट्समैन है। हेल्स अभी उस तरह स्पार्क नहीं शो किया जिस तरह बाकी गप्टल ने और इन्होंने अपनी क्लास शो की है। वो भी एक ऐसा प्लेयर है, जब वो शुरू होता है तो इसी तरह का लाठी चार्ज करता है। इनको हिटिंग नहीं कह सकते आप, इन गोरों की जब हिटिंग शुरू होती है हम देखते हैं। और जिस तरह कल पॉल ने थोड़ी सी एक 30 ऑड की इनिंग्स खेली, तो वो भी एक लाठी चार्ज था, और जिसका बड़ा छक्का लगाया दैट वाज आउट ऑफ द स्टेडियम। और पिंडी स्टेडियम बहुत बड़ा स्टेडियम है, और तो ये एक इनकी क्लास और एक इनकी स्ट्रेंथ को बताती है कि हाउ फिजिकली दे आर स्ट्रॉन्ग इनफ। और इवन हफीज़ की कल की इनिंग्स देखें, वो बड़ी ज़बरदस्त इनिंग्स थी एंड इट ब्रॉट बैक मेमोरीज ऑफ ओल्ड हफीज़, जो पिछले से और पिछले सीजन में जो मैन ऑफ द सीरीज़ रहे थे PSL में, और हर मैच में लाहौर कलंदर से परफॉर्म करते थे। और हफीज़ को अगर हम एनालाइज करें, हमेशा से जो कल गलती हुई उनसे पेशावर से, हफीज़ कभी भी हमेशा से फास्ट बॉलर्स को बहुत अच्छा खेलते हैं, स्लो जो स्पिनर्स आते हैं उनको वो अपनी विकेट दे देते हैं। तो कल उन्होंने उनके अगेंस्ट फास्ट बॉलर्स लगाए, उन्होंने बड़े क्रूशल स्टेज पे जहां अगर एक प्लेयर अच्छा परफॉर्म कर रहा हो और कोई दूसरा प्लेयर ऐसा आ जाए जो उस रन रेट पे उस मोमेंटम से नहीं खेलता, तो पूरी टीम के लिए चेज़ करना मुश्किल हो जाता है। तो जहाँ रॉय भी बहुत तेज़ पेस पे क्रिकेट खेल रहे थे, हफीज़ ने भी कल ऐसी इनिंग्स की, उनको फुल फ्लेज सपोर्ट किया। मेरा ख्याल है जिस तरह मोमेंटम उनकी हिटिंग का बन चुका था, उधर आपको पेस को ड्रॉप करने की ज़रूरत थी। बड़ा आपने राइटली ये पॉइंट आउट की है चीज़ कि मैं खुद भी कल यही चीज़ देख रहा था कि अगर एक स्पिनर शॉट लग रही थी पेशावर ज़ल्मी, क्योंकि जो बॉलर थे फास्ट बॉलर वो सब एक तरह के थे, जिनके पास वैरायटी ऐसा ज़्यादा थी नहीं। एक्सपीरियंस प्रो की बात करें तो ऑब्वियसली वो वहाब रियाज थे, बाकी अरशद इकबाल के पास भी एक्सपीरियंस है, बट कहीं ना कहीं आई फील कि एक स्पिनर और होना चाहिए इन पाकिस्तान की और एशिया की कंडीशन के अंदर। और उस्मान कदर ऑलरेडी इनके डगआउट में है। आई डोंट नो कि एक मैच के बाद उनको ज़्यादा चांसेस नहीं दिए गए। मुजीब को तो ऑब्वियसली आप प्रेफरेंस ज़रूर दोगे, बट 2 स्पिनर के साथ जाना भी मेरा ख्याल है एक अच्छी सोच हो सकती है, बट इसको मिस करते जा रहे हैं। और लाहौर में भी बॉल ज़्यादा स्पिन होती है, और हम देख रहे हैं कि पिंडी के अंदर हम ड्यू फैक्टर भी कम आ रहा है, आल्दो कि हम देख रहे हैं स्प्रेज भी किए जाते हैं, वो रोप को भी यूज़ किया जाता है कि जितना मिनिमाइज ड्यू फैक्टर को किया जाए। हम भी लास्ट वीकेंड पे उधर थे, तो उधर ड्यू फैक्टर लाहौर से कम है, तो उस लिहाज से मेरा ख्याल है कि इसीलिए बड़े रन्स भी हो रहे हैं। और टीमें किसी भी बॉलिंग साइड के पास मल्टीपल बॉलिंग ऑप्शंस होनी चाहिए ताकि वो सिचुएशन के मुताबिक अपनी स्ट्रैटेजी को अल्टर कर सकें। बिल्कुल। और जब जो एक और चीज़ हमें पेशावर ज़ल्मी की डिफेंड करते हुए टोटल डिफेंड करते हुए कल नजर आई, वो ये था कि शायद वो थोड़े कंप्लेसेंट थे। एक टीम जब 240 का टोटल डिफेंड करी होती है तो वो एक्सपेक्ट करी होती है कि कहीं ना कहीं तो दूसरी टीम का मोमेंटम जो 12 रन के ओवर से ज़्यादा के पेस पे करने हैं वो गिरेगा। लेकिन कल ऐसा हुआ नहीं कि आप देखेंगे 8 ओवरों में उन्होंने 112 रन कर लिए थे कोयटा ग्लैडिएटर ने, उसके बाद पीछे बचा ही कुछ नहीं था। अच्छा, कल का मैच तो काफ़ी इंटरेस्टिंग रहा, लेकिन आज का मैच भी काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाला है। इजहार क्या ख्याल है? इस्लामाबाद वर्सेस लाहौर है, मेरा और मुनाहिल का मुकाबला। मैं लाहौरिया हूँ आपको और मैं इस्लामाबाद को करूँगी सपोर्ट। तो आज तो काफ़ी मज़े का होने वाला है, और जो दोनों टीम्स जो टॉप की हैं वही वाली आपकी बात के दोनों उसके अंदर होंगी कौन से ज़्यादा टॉप पे जाए, क्योंकि उसको एक ज़्यादा फाइटिंग चांस मिल जाएगा। मेरा मानना यह है कि इस्लामाबाद यूनाइटेड एक चीज़ जितनी भी इन्होंने हमने विक्ट्रीज देखी है वो इन्होंने पहले खेलते हुए बाद में चेस करते हुए ली हैं। लाहौर कलंदर एक कोशिश करेगा इनको एक्सप्लॉइट करने के लिहाज से, इनको पहले इफ दे विल विन द टॉस तो वो बड़ा क्रूशियल होगा, इनको पहले बैटिंग देंगे। अच्छा, दोनों कैप्टन्स का स्टांस भी बहुत एग्रेसिव है क्योंकि दोनों फास्ट बॉलर्स हैं। नहीं, वो शादाब तो स्पिनर है लेकिन उनकी अप्रोच काफी एग्रेसिव है, और शहीन तो वी नो कि वन ऑफ द बेस्ट फास्ट बॉलर, लेकिन अप्रोच का जो बात करें वो ऑब्वियसली एग्रेसिव है। लेकिन इस्लामाबाद यूनाइटेड मेरा मानना ये है कि जब दे आर इन सेफ जोन तो अगर वो टॉस हार भी जाए तो उनको पहले बैटिंग करनी चाहिए, बिकॉज आप जब प्ले ऑफ में जाते हो और ऐसे एलिमिनेटर के राउंड में जाएंगे जब आप एक्सपेरिमेंट नहीं कर सकते, नाउ दे हैव ए चांस टू एक्सपेरिमेंट। अभी वो थोड़ा बहुत एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं, बट अगर उन्होंने उधर जाके एक्सपेरिमेंट किया और उस स्टेज पे आ गए जहाँ पे आपको पहले खेलना पड़ रहा है तो ये आप किसी ट्रबल में आ सकते हो।
और हमने देखा भी कि इस्लामाबाद जो एक मैच हारा उसमें वो पहले बैटिंग करते हुए उनकी बैटिंग कोलैप्स की। तो ये मेरा ख्याल है शादाब की भी आई होगी, बट ओपोनेंट के पार्ट पे ये चीज़ जरूर देखी जाएगी कि इनको पहले बैटिंग दी जाए। इन दोनों का अगर हम हेड टू हेड देखें, अभी तक इन्होंने 16 मैचेस खेले आपस में, 9 मैच इस्लामाबाद जीता है और 7 मैच लाहौर जीता है। लेकिन अगर रीसेंट फॉर्म देखें, आखिरी 5 मैचेस देखें, उसमें 4 मैच लाहौर कलंदर जीता है, 1 मैच इस्लामाबाद जीता है। तो जो करंट ट्रेंड है वो तो लाहौर कलंदर को फेवर कर रहा है। और इवन जो इस PSL का जो पहला लेग था इस्लामाबाद वर्सेस लाहौर, उसमें भी लाहौर ने इस्लामाबाद को 90 के रन पे ऑल आउट करके बहुत हैवी किस्म की डिफीट दी थी। लाहौर के लिए प्रेफरेबल यही होगा कि वो पहले बैटिंग करें, बैटिंग करके इस्लामाबाद को टोटल देंगे, क्योंकि लाहौर की बॉलिंग लाइनअप स्ट्रांग है और वो इस्लामाबाद को रिस्ट्रिक्ट कर सकते हैं। लेकिन इस्लामाबाद प्रेफर करेंगे कि वो इस्लामाबाद भी यही प्रेफर करेंगे कि वो सेकंड बैटिंग करें। बट मेरा ख्याल है कि नहीं, लाहौर इनको एक्सप्लॉइट करना चाहेगा, उनको पहले बैटिंग देगा, टॉस जीत के इनको, क्योंकि उनकी स्ट्रेंथ हम देख रहे हैं 3-4 मैचेस के अंदर, जिस तरह वो चेज 200 के प्लस भी टोटल होता है, वो चेज करते चले जा रहे हैं। तो वो मेरा ख्याल है इनकी स्ट्रेंथ पे नहीं इनको खेलने देंगे। शाहीन डेफिनेटली ये चाहेगा कि इनको पहले बैटिंग दी जाए और इनको एक्सपोज किया जाए इनके बैटर को, क्योंकि चेस करते हुए उनके एक मोमेंटम बनता है और वो कर जाते हैं और उनको एक पता होता है सेट टारगेट क्या है, उसके मुताबिक खेलते हैं। जब वो पहले बैटिंग कर रहे होंगे, दे वर नॉट बी श्योर कि क्या हमारा एक फिक्स टारगेट है, कितना टारगेट करेंगे तो वो सेफ है। तो लाहौर भी अपनी प्रैक्टिस को भी डेवलप करने के लिहाज से मेरा ख्याल है वो खुद चेस की तरफ बॉलिंग की जाएंगे। फॉर्म बहुत अच्छी चल रही है। लेकिन मेरे ख्याल में जो लाहौर का जिस तरह का बॉलिंग लाइनअप है, शाहीन है उनके पास, हारिस है, जमान खान है, राशिद खान है, हुसैन तलत भी एक चिप इन कर सकते हैं, डेविड वीज़ा है और सिकंदर रज़ा, उनके पास ऑप्शंस बहुत ज़्यादा हैं। और PSL का जो सबसे बेहतरीन बॉलिंग लाइनअप है वो लाहौर कलंदर्स का है जी, वेरा जो सबसे बेहतरीन बैटिंग लाइनअप शायद इस्लामाबाद यूनाइटेड का है। तो लाहौर, ये आज का मैच इस्लामाबाद की बैटिंग और लाहौर कलंदर की बॉलिंग का आपस में टाकरा होगा कि देखते हैं कौन, ये इवन पाकिस्तान के पॉइंट ऑफ व्यू से बड़ा इंटरेस्टिंग होगा कि कौन सी आया लाहौर कलंदर की बॉलिंग इस्लामाबाद यूनाइटेड की बैटिंग को ओवर पावर कर लेती है, इस्लामाबाद यूनाइटेड की बैटिंग लाहौर कलंदर को बॉलिंग को ओवर पावर कर लेती है। तो मेरे ख्याल में तो लाहौर कलंदर अपनी बॉलिंग को बैक करेंगे और मौका देंगे इस्लामाबाद को पहले बैटिंग करने का। हाँ वो ओबियसली है, बट मेरा ख्याल ये है कि उनको एक्सप्लॉइट करने की भी कोशिश की जाएगी, जिस तरह मैंने पहले कहा कि शायद एक्सपोज करना चाहेंगे उनकी बैटिंग लाइन, क्योंकि जब उनको टोटल का आइडिया होता है तो वो ज़्यादा अच्छा खेलते हैं। प्रेडिक्शन बड़ी मुझे क्लियर है, बट बोल भी दें आप दोनों। इस्लामाबाद यूनाइटेड इंशाल्लाह जीतेगी। और मेरी तो अभी तक की ख्वाहिश पूरी नहीं हुई। आई रियली विश के सुपर ओवर उस दिन होते होते रह गया। वैसे आज चांस है क्योंकि दोनों टीम्स काफी तगड़ी हैं। हाँ वही ना, तो मैं तो बड़े अरसे से ये दुआ भी कर रहा हूँ और विश भी कर रहा हूँ कि किसी तरह सुपर ओवर हो, ताकि जो सुपर ओवर का मजा है वो किसी और चीज़ का नहीं है। नाज़रीन, फिर आप भी दुआ करें और मैच भी देखेंगे और इसी दुआ के साथ के सुपर ओवर ज़रूर हमें देखने को मिले और आपसे मुलाकात होगी इंशाल्लाह कल सेम टाइम पे। अपना बहुत सा ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।